लो जी, हो गया खेल। एक ऐतिहासिक फैसला हो गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास अपनी लोकसभा में। अभी कुछ घंटे पहले ही अपने भारत की लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल, मतलब कि वक्फ में संशोधन वाला बिल पास कर दिया गया है। प्रो गवर्नमेंट लोग इसको एक बहुत ही बड़ा, अच्छा और ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, और विपक्ष, जो कि आमतौर पे एक ही भाषा रटता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है, मतलब असंवैधानिक। देखो, विपक्ष में तो यही बोलेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि हम और आप क्या सोचते हैं। क्या ये फैसला राष्ट्र के हित में है या विरोध में है? पिछले एक लंबे समय से इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, और इसी बिल से रिलेटेड, इसी कानून से रिलेटेड बहुत सारे विवाद भी हमको इस देश में देखने को मिले हैं। इस वीडियो में उन विवादों के बारे में बात करेंगे, वक्फ बोर्ड था क्या और उनमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मजा आने वाला है। नमस्कार सभी को। आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। अरे क्या हाल है। वक्फ बोर्ड को समझने से पहले, इस बिल में क्या क्या संशोधन हुए हैं उसको समझने से पहले, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम समझे वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड बना किस लिए था, और वक्फ जो शब्द है ये आया कहां से और इसका अर्थ क्या है। देखो, सबसे पहले तो वक्फ बारे में ये समझ जाइए कि वक्फ टोटली एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, एक इस्लामिक रूल है। वक्फ का मतलब ये है कि कोई भी डोनेशन, कोई भी दान जो कि इस्लाम के वेल बींग के लिए, इस्लाम की प्रोस्पेरिटी के लिए किया गया हो। अब डोनेशन कैसा, वो डोनेशन मूवेबल भी हो सकता है, नॉन मूवेबल भी हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एक जमीन का टुकड़ा अगर मैं इस्लाम की प्रोस्पेरिटी के लिए दान कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक मस्जिद बन जाए, एक या फिर कोई मदरसा बन जाए, या फिर कोई ग्रेव यार्ड बन जाए, कोई कब्रिस्तान बन जाए, तो उस डोनेशन को वक्फ कहा जाएगा। तो ये तो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है। पर इस वक्फ एक्ट, इस वक्फ बोर्ड के अंडर कुछ नियम कानून भी आते हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने वक्फ के तहत किसी भी लैंड को, किसी भी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया, तो उसके बाद से उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा 1% भी हक नहीं बचता। मैं उस प्रॉपर्टी को दोबारा से क्लेम नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि मैंने उस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान कर दिया, मैंने नहीं, मतलब किसी भी मुसलमान ने। तो ये डोनेट करने वाला जो किस्सा है, ये जो चीजें हैं, ये तो जब से इस्लाम शुरू हुआ है तब से चल ही रहा है। लेकिन भारत में 1995 में एक एक्ट बताया गया, जो एक बॉडी बनाई गई जो इसको रेगुलेट करेगी, जो इसके कुछ रूल्स हैं, जो कानून है, उसको रेगुलेट करेगी। क्या ये सही तरीके से हो रहा है, और होगा तो कैसे होगा, उसी को हम बोलते हैं वक्फ एक्ट, जो कि 1995 में बना था। वक्फ एक्ट के तहत एक बोर्ड बनाया गया जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वो बॉडी है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करेगी, जिसमें कुछ काउंसिल मेंबर्स होंगे, कुछ कमेटी मेंबर्स होंगे। तो अब हम वो समझते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 है क्या, उसके नियम क्या हैं, और इसी से हम इसको डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें इशू क्या है। ये आप एक्ट जब पढ़ेंगे, एक्ट के बारे में सुनेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर इशू है क्या। देखो, इस एक्ट के तहत हमें कुछ दो तीन चीजें बताई गई हैं। एक तो ये कि अगर कोई मुस्लिम या फिर कोई अल्लाह का बिलीवर हो, वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है इस्लाम की वेलबींग के लिए, इस्लाम की प्रोस्पेरिटी के लिए, तो वो एक वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पर एक इसमें दूसरा पॉइंट भी है इनके अनुसार, कि अगर उस प्रॉपर्टी पर, उस जमीन के टुकड़े पर कभी कोई इस्लामिक प्रैक्टिस की गई हो, तो वो ऑटोमेटिकली ही वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। इस्लामिक प्रैक्टिस मतलब, अगर उस लैंड पे कभी आपने, किसी ने बैठ के नमाज अदा कर दी, या फिर कोई भी ऐसे इस्लामिक प्रैक्टिस जो मुसलमानों के द्वारा की जाती है, ऐसा कुछ भी कर दिया गया, तो उसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। ऐसा वक्फ एक्ट 1995 कहता है। और ये एक बहुत बड़ी जड़ है इन विवादों की। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि जो मुकेश अंबानी का घर है, एंटीला, जो जो उनकी बिल्डिंग है, उस पर भी क्लेम कर दिया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा। वो क्लेम किस बेसिस पे किया गया? ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं। अभी आप कनॉट प्लेस में देख लीजिए, इतनी महंगी प्रॉपर्टीज है वहां पे, इतनी प्रीमियम प्लेस है, वहां की भी मैक्सिमम लैंड को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया। वो किस बेसिस पे किया? उनका कहना यह है कि इस लैंड पे कभी ना कभी किसी ने नमाज अदा की है, या कोई ऐसी इस्लामिक प्रैक्टिस की है, तो उस बेसिस पे इन्होंने उस प्रॉपर्टी को क्लेम करके वक्फ बोर्ड के अंदर ले आए। और यही है सबसे बड़ी विवाद की जड़। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कल को कोई मुसलमान भाई आके बोलेगा, भाई यहाँ पे तो मेरे पूर्वजों ने, जब ये घर बना बनी था, तो यहाँ पे नमाज अदा कर दी थी, तो आज से ये मेरा घर हो गया, तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका नियम है, जो कि हमारी सरकार के द्वारा पास किया गया, जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी। आप बोलेंगे कि भाई हम, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास पूरे प्रॉपर्टी के कागजात है, सब कुछ है, वो ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं? लेकिन ये भी तो समस्या है भाई, कोई भी डिस्प्यूट जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो, जो वक्फ की प्रॉपर्टी के खिलाफ हो, वो कभी भी कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा। ये भी उस एक्ट में लिखा हुआ है। हो गया ना कंफ्यूज?
मैं बताता हूँ आपको। अगर वक्फ प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, अगर ऐसा कोई विवाद है कि ये लैंड सच में वक्फ की है या नहीं है, तो उसके फैसले के लिए इस बोर्ड ने ही एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, जिसमें इनके ही लोग रहते हैं, इसी बोर्ड के लोग रहते हैं, जो कि ऑब्वियसली सारे मुस्लिम ही होते हैं। तो मेरा केस उनके पास जाएगा और वही होंगे फैसला लेने वाले कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या वक्फ की है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि फैसला किसके फेवर में आएगा, आप समझ ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फैसला कोई भी आए, मैं फिर आगे उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ये भी उस एक्ट में साफ साफ बताया गया है। मतलब कि कल को आप अपने घर में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, मुझे बताएं। कल को अचानक से एक बंदा आया, एक मुस्लिम भाई आया, उसने बोला कि भाई मेरे दादा ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, इस जमीन को खाली करो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। आप बोलोगे केस कर दे भाई, मेरे पास सारे कागज हैं। वो केस कहाँ करेगा? कोर्ट में नहीं, वो केस करेगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जो कि उनका है। वहां पे आप हार जाओगे, आप चैलेंज करने जाओगे हाई कोर्ट में, आप फिर हार जाओगे, आपको अपना घर खाली करना पड़ जाएगा। ये सारी समस्या है वक्फ एक्ट 1994 की। और इसी को अमेंड करने के लिए, इसी को संशोधित करने के लिए अभी हाल ही में लोकसभा में ये बिल पास हुआ है। और अभी क्लेम की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत ही रोचक फैक्ट है, आप सबको जान लेना चाहिए। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अभी हमारे भारत देश में वक्फ के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं। 8.7 लाख प्रॉपर्टीज तो वक्फ के पास ही है, जो कि 9 लाख एकड़ में फैली हुई है। समझ सकते हैं आप कितनी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के पास अभी। अगर उसकी वैल्यू की हम बात करें तो उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू है लगभग 1.2 लाख करोड़। इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी अभी क्लेम की हुई है वक्फ ने अपने पास भारत देश में। और आप सब सुन के दंग रह जाएंगे कि वक्फ बोर्ड अभी हमारे देश का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। और फर्स्ट पे पता है कौन है? फर्स्ट और सेकंड पे दो गवर्नमेंट बॉडीज हैं। फर्स्ट पे इंडियन रेलवेज और सेकंड पे हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस, और थर्ड पे है वक्फ बोर्ड। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वक्फ एड का कितनी गलत तरह से इस्तेमाल इन लोगों ने किया हुआ है और आज ये कितने अमीर बोर्ड बन चुका है। तो हमारे देश में अभी कुल 32 स्टेट बोर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं वक्फ बोर्ड को, वक्फ काउंसिल को, जो हमारे इंडिया का है। तो हर एक स्टेट में एक अलग से कमेटी बनाई गई है, काउंसिल बनाई गई है, जिसके सारे के सारे मेंबर्स मुस्लिम ही होने चाहिए। एक कोई जो हेड होता है कमेटी का हेड, वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बाकी 2 या 3 नॉमिनीज हो सकते हैं जो खुद भी मुस्लिम होने चाहिए। वो लोग कौन है? चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के सदस्य हो, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हो, स्टेट बार काउंसिल का कोई मुस्लिम सदस्य हो, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य हो, जो कि जाने माने चेहरे हैं, जो कि ट्रस्टेबल चेहरे हैं मुसलमानों के, वही इस बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें नॉन मुस्लिम का कोई भी पार्ट नहीं है। मतलब कि प्रॉपर्टी मेरी, प्रॉपर्टी हिंदू की, चैलेंज करने वाला मुस्लिम, उसको सुपरवाइज करने वाला मुस्लिम, और केस कर दो तो उसकी जजमेंट देने वाला भी मुस्लिम। तो मैं क्या करूं? ताली बजाऊं? तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब विवादों की वजह से, इन्हीं सब लूप होल्स की वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया था, जो कि अभी कुछ समय पहले लोकसभा में पास भी कर दिया गया है, जिसको बहुत ही ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। तो अब हम फटाफट समझ लेते हैं कि इस अमेंडमेंट बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो भी लूप होल मैंने आपको वक्फ एक्ट में बताए, जो पहले से मौजूद थे, उन्हीं को ठीक करने का काम इन लोगों ने किया है, और एक दो चीजें ऐड ऑन भी इन लोगों ने इसके अंदर की है। वो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पे क्लेम करने आए हैं, क्लेम करने वाला भी मुसलमान, सुपरवाइज करने वाला भी मुसलमान, जजमेंट देने वाला भी मुसलमान। तो इस चीज को ठीक करने का काम हमारी केंद्र सरकार ने इस बार किया है। तो हमारा सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, जिसके अंदर अभी तक सारे मुस्लिम मेंबर्स ही हुआ करते थे, उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इस बार ऐड किए गए हैं। मतलब ऐसी बात रखी गई है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब ये भी इन लोगों से नहीं झेला जा रहा। याद करिए, यही ज्ञानवापी मस्जिद के समय में जब इन लोगों ने आवाज उठाई थी, जो सर्वे करने के लिए आ रहे हैं वो सारे हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। तो इनको दिक्कत हो गई थी उसके अंदर कि इसके अंदर मुस्लिम भी होना चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि हर चीज में मुस्लिम घुसे, और अब जब इनके ऊपर बात आ रही है तो ये नहीं चाहते कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम घुसे। तो अगला जो इसमें संशोधन किया हुआ है कि वक्फ के तहत सिर्फ वही बंदा डोनेट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो। ये नहीं कि अभी मैं हिंदू हूं, कल को मैंने अपने बाप बदल दिया, मैं मुसलमान बन गया और मैंने अपना सारा का डोनेट कर दिया वक्फ में, तो ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट 5 साल तक मैं मुस्लिम हूं, इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ही मैं डोनेट कर सकता हूं। इसमें एक चीज और है, जो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाएगी, तो ये अप्रूव हो जाएगी हाँ कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं रहेगा, गवर्नमेंट उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती। ये तो एक बहुत अच्छी बात है इन लोगों के लिए। इस पे तो उन्होंने वाहवाही नहीं करी सरकार की। अगला जो इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन है, और जो कि मैं मानता हूं कि इस पूरे संशोधन बिल का सबसे अच्छा जो इन्होंने संशोधन किया है, मैं इसको मानता हूं, वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी
जिसको कोई भी मुस्लिम डोनेट कर रहा है, उसके ऊपर जो उसकी घर की औरत है, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे वो उसकी बेटी हो, उसमें उसको उसका हक पहले दिया जाए। मतलब कि आप तो जानते होंगे जैसे कि जब घरों में बंटवारा होता है, तो जो बेटी होती है, भले उसकी शादी हो जाए, पर रूल के तहत बेटी का भी एक अपना हिस्सा होता है, उसको उसकी वैल्यू मिलती है। ठीक वैसे ही अगर कोई वक्फ के तहत डोनेट कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो उस लैंड पे, उस प्रॉपर्टी में जो एक लड़की का क्लेम है, जो उसके घर की बहू है या माँ है या पत्नी है या बेटी है, पहले उसको उसका हक दिया जाए, उसके बाद ही डोनेट किया जाए, चाहे वो डिवोर्स वुमेन हो या फिर कोई अनाथ ही लड़की क्यों ना हो। और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है, अगर इस वक्फ डोनेशन में कोई विवाद होता है, तो अब ये विवाद ट्रिब्यूनल में नहीं सॉल्व किया जाएगा, अब ये विवाद किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा। ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जो कि बहुत जरूरी थे, सरकार के द्वारा जो बताए गए हैं, जो कि करना बहुत ही आवश्यक थे। जब ये बिल पास किया जा रहा था, जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने ये कुछ बातें रखी हुई, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि अभी हाल ही में एक 400 साल पुराना मंदिर था साउथ में, उसको वक्फ ने क्लेम कर लिया। बताओ, इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर, ना सिर्फ हिंदुओं की, भारत की ऐतिहासिक धरोहर, जिसको ये लोग क्लेम कर दे रहे हैं। दिल्ली में अभी जो लुटियन जोन है, उसको क्लेम कर दिया गया वक्फ के द्वारा। एक 5 स्टार होटल भी है जिसको वक्फ ने क्लेम कर लिया, और अब वो होटल का जो मालिक है, वक्फ बोर्ड को 12,000 रुपए महीना किराया दे रहा है अपने खुद के होटल के लिए। क्या करे, मजबूरी है उसकी। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये बोल दिया कि जिस पार्लियामेंट में हम अभी बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं, क्या पता ये भी वक्फ प्रॉपर्टी हो। कल को कोई भाई आए, मुस्लिम भाई, टोपी पहन के, और बोल दे भाई यहाँ नमाज पढ़ी गई थी, इसको खाली करो, तो आपको नियम के अनुसार खाली करना पड़ेगा, या फिर दो रेंट उनको। और आप सबको जान के बहुत ही शौक होगा कि अभी जो दिल्ली की हाल ही में चुनाव हुए थे, चुनाव के लगभग 25 दिन पहले ही दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो वक्फ को हैंड ओवर कर दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं, उनको भनक लग गई थी कि भैया दिल्ली में इनकी सरकार आ जाएगी तो कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो फटाफट अपना काम तेज कर दो। अब जो ऑपोजिशन है, आप समझ ही सकते हैं, देखिए वो बैठे हैं विपक्ष में, तो विरोध करना बनता भी है, लेकिन विरोध किस बेसिस पे करेंगे भाई? जो गलत है उसको गलत कहने की क्षमता आपके अंदर है नहीं, तो नपुंसक हो आप। हमेशा की तरह केंद्र सरकार के किसी भी नियम को, किसी भी बिल को लोग क्या कह देते हैं भाई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अरे भाई, जब वो केस कर रहे हैं, हम उनको चैलेंज हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, तो वो संवैधानिक है क्या? कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी जो आप सबके जानने के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से ये वक्फ वक्फ का बहुत विवाद चल रहा था। लोगों को क्लियर नहीं था आखिर समस्या क्या है, आखिर विवाद क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कामयाब हो पाया आपको पूरा एक्सप्लेन करने में कि आखिर समस्या थी कहाँ पे, और अब ये अमेंडमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अभी सरकार का रास्ता साफ नहीं है, अभी सिर्फ लोकसभा में ये पास हुआ है, फिर ये बिल राज्यसभा में जाने वाला है। तो कोई पक्का, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टोटली पूर्ण रूप से पास हो ही जाएगा। और अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो कि मुस्लिम लॉज की रखवाली करता है, उसने ऐलान कर दिया है पब्लिकली कि हम पूरे देश में इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो प्रदर्शन कितना सक्सेसफुल हो पाता है, कितना कामयाब होता है या नहीं होता है, वो बाद की बात है। लेकिन मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं, देखो, हिंदू मुस्लिम करना अलग बात है, हम तो हिंदू मुस्लिम करते भी नहीं है भाई, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संशोधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थे, क्योंकि कल को मैं निकलूँ और मुझे अपना रास्ता बदल के जाना पड़ जाए, कहीं वो लोग बोले भाई आज से यहाँ पे, आज से ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये सही नहीं होगा। तो ये संशोधन बहुत ज़रूरी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई विवाद आ रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा विधान, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर तो कोर्ट ही है ना जी। कोर्ट के अलावा कोई पावर कैसे हो सकती है? तो मेरे अनुसार ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है हमारे भारत देश के लिए, एक ट्रू सेक्युलर कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला है। उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है किसी को, जो होगा अच्छा ही होगा। पर अगर आपको मेरी बात में कुछ कमी नजर आई, कुछ आपको लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए था, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे बातें करिए, करेक्ट करने की कोशिश करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप भी अच्छे से समझ जाएं और लोग भी अच्छे से समझ पाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सब सुन रहे थे विशेष को, और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। राम राम।